नमस्कार, मैं मुदिता उनियाल धाद लाइव संवाद में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम माल्टा मकरेन से संबंधित गाँव के एक युवा प्रधान से बातचीत करेंगे, जिनका नाम है बिरमा रावत और जो थैलीसेन ब्लॉक से बिलॉन्ग करती हैं। तो बिरमा जी आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। तो बहुत-बहुत सबसे पहले मैं धन्यवाद मैम। जी, सबसे पहले मैं आपके बारे में थोड़ा-सा संक्षिप्त में अपने दर्शकों को बताना चाहूँगी, तो आप अपने बारे में थोड़ा कुछ बताएँ? जी, नमस्ते, मैं बिरमा रावत ग्राम पंचायत मरोड़ा की प्रधान हूँ, जो कि थलीसैंण ब्लॉक पौड़ी गढ़वाल उत्तराखंड में स्थित है। और मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है पॉलिटिकल साइंस में और उसके बाद मैंने 3 साल जॉब की पर्यावरण मंत्रालय के एक दूसरा एक भाग है, उन्होंने एक आयोग बनाया हुआ है जिसका नाम है वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग, जो कि एयर क्वालिटी पर काम करता है। तो वहाँ मैंने 3 साल जॉब की है और काफ़ी लोग मुझसे ये कहते हैं कि आप 23 साल के हो और आपने इतना सब मास्टर्स भी कर लिया और साथ में आपने 3 साल जॉब भी कर ली। तो मैं बहुत ही ज़्यादा रूरल एरिया से आती हूँ, तो मेरे गाँव में पहले आंगनबाड़ी और एलकेजी, यूकेजी ये सब नहीं होता था। तो मैंने क्लास स्किप की हुई है और मैं बहुत ही कम उम्र में मैंने मास्टर्स कर दिया था और उसके बाद मैं जॉब करने भी चली गई। और अभी पिछले 15 नवंबर से मैं 24 साल की हुई हूँ और प्रधान के इलेक्शन मैंने 4 महीने पहले ही इसमें मैं जीती थी और तब से अपना कार्यभार सँभाल रही हूँ गाँव का। और जी, बस। धन्यवाद। बहुत अच्छा जानकर अच्छा लगा कि हमारे बहुत से युवा साथी अपने गाँव की ओर लौट रहे हैं और गाँव में गुणवत्ता को बढ़ाने पर ध्यान दे रहे हैं। तो जी, मैम। पहला प्रश्न तो मेरा यही रहेगा कि ग्राम प्रधान बनने का विचार आपके मन में कैसे आया? प्रधान बनने का मेरा मैं अपने गाँव से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हूँ बचपन से ही और मैंने अपना स्कूली जो मेरा शिक्षा जो भी मैंने अपना जितनी भी आज तक पढ़ाई की है वो मैंने उत्तराखंड इन पहाड़ों से ही की है। तो पहाड़ों से मुझे एक अलग तरह का प्यार रहा है हमेशा से ही। और शहरों की चकाचौंध मुझे ज़्यादा आकर्षित नहीं कर पाई अपनी तरफ, मैं ये कहना चाहूँगी और मैं हमेशा से वापस लौटना चाहती थी। मैं जब दिल्ली भी गई तो मेरा मन नहीं था वहाँ जाने का, परंतु एक मुझे एक्सपोज़र मिला और मैंने सोचा कि मैं कुछ बेहतर कर पाऊँ अपनी लाइफ़ में और कुछ अच्छा मुझे सीखने को मिलेगा। तो इसलिए भी मैं शहर गई थी और उस चीज़ का अभी काफ़ी फ़र्क पड़ा है मेरे बोलने-चलने के तरीके पर और मेरे नॉलेज में काफ़ी चीज़ें मुझे पता चला कि सरकारी दफ़्तरों में काम कैसे होता है और बाहर जाकर हम सीखते हैं लोगों से बात करना और घुलना-मिलना और थोड़ा कॉन्फिडेंस आता है हमारे अंदर। तो यही सब चीज़ें और पहाड़ों से प्यार था और अपनी जन्मभूमि से प्यार था और वही चीज़ मुझे खींच लाई। और फिर हमारे गाँव में भी जब प्रधान के इलेक्शन हुए तो उस टाइम भी मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं कभी हालाँकि मैंने पॉलिटिकल साइंस पढ़ी है, मगर पॉलिटिकल साइंस पढ़ने का मतलब ये नहीं है कि आपको राजनीति में ही जाना है। और जी। तो ऐसा था कि मतलब मैं हमेशा से चाहती थी कि मैं गाँव में रहूँ, मुझे ट्रैकिंग का काफ़ी शौक है और मैं फ़ोटोग्राफ़ी का काफ़ी शौक है और इन्हीं चीज़ों को मैं कंटिन्यू करना चाहती थी। साथ ही वीडियो क्रिएशन में मेरा ज़्यादा इंटरेस्ट था और यूट्यूब चैनल भी है, फ़ेसबुक पेज भी है और भगवान बिंदेश्वर के महादेव के आशीर्वाद से सब बढ़िया भी चल रहा था। तो मैंने सोचा हुआ था कि इन सब चीज़ों को ही कंटिन्यू करूँगी और अपने गाँव लौटना चाहती थी। साथ ही मैं चाहती थी कि अपनी जो मेरी वीडियो क्रिएशन की जो अर्निंग है उससे मैं अपने गाँव की गरीब बच्चियों को पढ़ाना चाहती थी। और मुझे ऐसा लगा कि प्रधान बन के मैं उन सभी कामों को कर सकती हूँ और सरकार की सभी योजनाओं को मैं सरकार के और जनता के बीच में एक पुल का काम कर सकती हूँ। और हमारे लोग क्योंकि इतने जागरूक नहीं हैं और अपने अधिकारों को लेकर, सरकारी योजनाओं को लेकर, चीज़ों को लेकर, तो मैं चाहती थी कि उनको कोई ऐसा व्यक्ति अब सब लोग गाँव छोड़कर सब जितने भी हम लोग पढ़ते हैं, हम गाँव को छोड़कर चले जाते हैं, उस जन्मभूमि में जिसमें हमने पढ़ा, जिसने हमें इस काबिल बनाया, हम फिर उसकी तरफ मुड़कर नहीं देखते हैं और वो उन लोगों को हम पीछे छोड़कर चले जाते हैं जिनसे हमने कुछ न कुछ सीखा हो। तो
मैं चाहती थी कि कुछ करूँ, तो मुझे ये प्रधान का ये इलेक्शन उस टाइम सही इसलिए लगा कि मैंने सोचा कि अ, ये सबसे अच्छा तरीका है अपनी जन्मभूमि का कर्ज़ अदा करने का। तो इसलिए मैंने प्रधान का इलेक्शन लड़ा सुंदर, और बहुत सुंदर विचार थैंकफुली आपके। जी। जी, बहुत अच्छे विचार हैं आपके और मैं एक बात और जानना चाहूँगी कि जब आप ग्राम प्रधान बनी और जो आपके मन में विचार था कि आप वो परिवर्तन अपने गाँव में लाना चाहती थी। तो जी, अब जी, जी। जबकि ग्राम प्रधान बने हुए आपको कुछ समय हो चुका है, तो क्या आपको लग रहा है आपका जो चुनाव था या जो आपने ये अपना निर्णय लिया था वो सही है या अब आपको लगता है नहीं मैंने गलत कुछ किया है? नहीं, या नहीं, नहीं, सही लग रहा बिल्कुल है? नहीं मैम मैं हमेशा से मैंने अपनी लाइफ में काफ़ी चीज़ें मैंने डिसीजन लिए हैं और थैंकफुली आज तक मुझे अपने किसी भी फैसले का रिग्रेट नहीं हुआ है और इस फैसले का भी मुझे बिल्कुल रिग्रेट नहीं है पिछले कुछ महीनों में हाँ ऐसा होता है आपको बहुत क्रिटिसिज्म मिलता है और जब मैं पहले दिल्ली में थी और मैं कभी कभार घर आती थी तो सब लोग ही मुझे बहुत प्यार देते थे परंतु जब आप किसी के विपक्ष में खड़े होते हैं तो फिर चीज़ें थोड़ी सी हो जाती है कि फिर आप ना चाहते हुए भी फिर उनके थोड़ा-सा हेट लिस्ट में थोड़े बहुत आप आ जाते हो। परंतु नहीं मुझे बिल्कुल भी मतलब ऐसा नहीं है कि कुछ ऐसा लगा हो कि मैंने ये काम क्यों किया। हाँ, दिक्कतें काफ़ी जी। आईं एक युवा होने के नाते और एक लड़की होने के वजह से और क्योंकि हमारा क्षेत्र बहुत ही रूरल एरिया में है, यहाँ गाँव में अगर कोई महिला अगर प्रधान बनती भी थी, तो उनके हस्बैंड ही सारा कार्यकाल वही सँभालते थे। संभलते थे। जी। और प्रधान पति जो हमारा रिवाज है पहाड़ों में और हर जगह ही रूरल एरियाज़ में आपको पता होगा प्रधान पति ही सँभालता है सारी चीज़ें। तो ये अब एक लड़की जो प्रधान बनी है, सब कुछ अब उसी को सँभालना है, तो कुछ ये भी चीज़ थोड़ी-सी मुझे यहाँ पे भी दिक्कतें आई और अभी क्योंकि साइट पर काम करवाना होता है, तो लेबर्स भी पर थैंकफुली मेरे गाँव वालों ने मुझे चुना और जब मैं बोलती हूँ, तो वो सुनते भी हैं और मेरे फैसलों को वो समझते भी हैं और मुझे समझने की कोशिश भी करते हैं। और इतने पिछड़े हुए क्षेत्र से आने के बाद भी वहाँ के लोगों की मतलब सोच अच्छी है कि उन्होंने मुझे जिताया और उसके बाद वो मुझे अभी सपोर्ट भी कर रहे हैं। तो हाँ, दिक्कतें तो काफ़ी आ रही हैं मगर रिग्रेट नहीं है मुझे। हुँ। जी। चलिए, बहुत अच्छी बात है कि आपको अपने निर्णय पर जो है गर्व है और आप उस पे आगे बढ़ते रहना चाहती हैं, अपने क्षेत्र के लिए कुछ करना चाहती हैं। जी। मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी जैसे आजकल हमारा माल्टे का मौसम चल रहा है और सिट्रस फ्रूट में सबसे ज़्यादा माल्टा, नारंगी, नींबू होता है और इस समय सभी जगहों पे होता है। क्या आपके यहाँ भी थैलिसैंड ब्लॉक में भी माल्टे का उत्पादन होता है? जी मैम, हमारे साइड भी काफ़ी जब हम छोटे थे तब हमारे गाँव में भी 1-2 पेड़ ही थे, पर अभी मैं देख रही थी कि लगभग हर परिवार के घर वालों ने सभी लोगों ने माल्टे लगाए हुए हैं और काफ़ी अच्छे भी हो रहे हैं माल्टे मतलब इस साल भी काफ़ी माल्टे हुए हैं हमारे क्षेत्र में, हमारे गाँव में भी और अन्य गाँवों में भी, सभी गाँव में। तो हाँ, जी। माल्टे तो हमारे एरिया में काफ़ी होते हैं। अच्छा, तो जो माल्टा लगा रहे हैं किसान या इसके अलावा भी और भी जो किसानी कर रहे हैं, उन लोगों के सामने क्या चुनौतियाँ आती हैं? आपने जैसे उनसे बातचीत की होगी, तो आपको क्या लगता है कि क्या चुनौती उनके सामने मुख्य रूप से होती है? फसलों के लिए आप पूछ रही हैं? जी, तो जी, जी। अ, मुख्य तो कुछ चुनौतियाँ हैं जैसे मौसम पे भी काफ़ी चीज़ें डिपेंड करती है और वो हमारे ही नहीं मतलब उत्तराखंड के बाहर सभी के भी जगह। सभी किसान जी, तो हुँ, वो तो एक चीज़ है जो उनको फेस करनी पड़ती है दिक्कत। बाकी आपको पता ही है उत्तराखंड में जंगली जानवरों का किस तरह से आतंक फैला हुआ है, सूअर हो, चाहे बंदर हो, भालू हो, आजकल गुलदार और ये सब चीज़ें कितने हमारे केसेस आ रहे हैं। तो किसान भी सूअरों से थोड़े बहुत परेशान हैं। हमारे आसपास के क्षेत्र के लोग तो काफ़ी परेशान हैं मगर हमारे गाँव में पहले से भी कृषि घेर-बाड़ हम हमारे गाँव में काफ़ी हो रखी है और अभी भी मैंने काफ़ी योजनाएँ दी हुई हैं कृषि घेर-बाड़ के लिए और वो हम मार्च के बाद जब मेरा नया कार्य
अगला शुरू होगा, तो उसके बाद हम कृषि घेर-बाड़ भी करेंगे। अभी हमारे दिसंबर में भी एक कृषि घेर-बाड़ हम लगा रहे हैं, तो मतलब जंगली जानवरों से जिससे सुअर खेतों में ना आए, उसका हम कोशिश कर रहे हैं कि उसको खेतों को बचाने का, और इसके लिए हमने 9 फीट की पत्थरों की दीवार बनाई है, और उसमें सीमेंट का हम उसके ऊपर सीमेंट की ग्रेटिंग करेंगे, जिससे वो मजबूत रहे। और काफ़ी हमारे हो भी रखी है, और आगे भी हम इसको कंटिन्यू कर रहे हैं, जिन जगहों पर नहीं हो रखी है या जिसको मरम्मत की आवश्यकता है। बहुत अच्छी बात है कि आप जो है अपने किसान भाइयों की चुनौतियों के लिए कार्य करें, क्योंकि अभी तक हमारी जिन भी ग्राम प्रधान से बात हुई तो उनका कहना यही था कि हमारी जो भूमि है वो बहुत उपजाऊ है, उर्वरक अच्छे हैं इसमें, लेकिन फिर भी जो है हम इसलिए नहीं लगा पाते क्योंकि जानवर जो है आकर के नुकसान पहुंचाते हैं। तो जिस जी, तरह से आपने बताया कि आपके यहाँ अच्छी घेराबंदी है और उसकी सुविधा है, सरकार से भी जो योजनाएं लागू हुई हैं उनसे जो है किसान लाभान्वित हो रहे हैं, तो ये जी, बहुत अच्छी बात है। साथ ही आपने कहा जी, कि मौसम तो हर ही जगह किसान के लिए है, चाहे वो देश के प्रदेश के किसी भी भाग में चला जाए। जी, अच्छा, जी। जो सरकारी योजनाएँ किसानों से अभी आपने देखी होंगी, आप अपने कार्यकाल में देख रहे होंगे, तो कौन-कौन सी ऐसी सरकारी योजनाएँ जो कि जैसे कि ये खट्टे फलों के लिए या बागवानी के लिए कुछ जड़ी-बूटियाँ हैं, इसके लिए और या कोई फसल जो वहाँ पर होती है हमारे पहाड़ की प्रमुख, उनके लिए क्या कोई सरकारी योजनाएँ चली हैं इस बीच में? मैम फ़िलहाल तो मेरे नॉलेज में ऐसा कुछ हमारे गाँव में तो ऐसा कुछ नहीं है। मगर हुँ, अभी मेरी कुछ टाइम पहले ही इनसे बात हुई है, जो समूह के लोग होते हैं, और इनसे मेरी बात हुई, तो ये कह रहे थे कि हम अच्छा मार्केट देंगे गाँव वालों को, जिससे वो अपना कोदा, झंगोरा, क्योंकि मेरे गाँव में बहुत अच्छा होता है कोदा, झंगोरा हमारे यहाँ लोग हुँ, काफ़ी उगाते हैं और काफ़ी अच्छी फ़सल होती है। तो उसके हुँ, ऊपर कर रहे हैं काम अभी। गाँव के लोग भी काफ़ी इन समूह से जुड़े हुए हैं, और वो भी कर रहे हैं। साथ ही सब्सिडीज़ भी मिलती हैं, जैसे होम स्टेज़ और इन सारी चीज़ों के लिए मिलती हैं। वैसे ही अगर आप कुछ अलग कोई फ़ार्मिंग कुछ अलग तरह की करना चाहते हैं, तो उसमें भी गवर्नमेंट सब्सिडी देती है। और बाकी फ़िलहाल मेरे गाँव में तो स्पेशली अभी इन चीज़ों का किसी ने इसका कुछ लाभ नहीं उठाया है, परंतु मैं भविष्य में चाहूँगी कि लोग लाभ उठाएँ इन चीज़ों का। चलिए, बहुत अच्छे आपके सकारात्मक विचार हैं और आप सोचती हैं कि जितनी भी सरकारी योजनाएँ निकलती हैं किसानों के लाभ के लिए या जी। ग्रामीणों के लाभ के लिए, आप उनको जो है अपने यहाँ कार्यान्वित कराना चाहती हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। दूसरा मैं एक जनप्रतिनिधि के रूप में आपकी भूमिका या और भी जनप्रतिनिधि जो हैं, उनकी समाज में क्या जागरूक भूमिका हो सकती है? वो किस तरह से समाज को आगे ले जा सकते हैं? क्योंकि हर घर में कई तरह के लोग होते हैं, कई आयु वर्ग के लोग होते हैं और सभी जो है जागरूक हों ऐसा ज़रूरी नहीं होता है। लेकिन जब आपके हाथ में जनप्रतिनिधित्व आता है, आपको ग्राम प्रधान बनाया जाता है या किसी ऐसे प्रतिनिधित्व में दिया जाता है जिसमें आपको लोगों का प्रतिनिधित्व उनको आगे लाना है, तो उसमें क्या भूमिका रहती है? अ, क्या प्राथमिकताएँ जनप्रतिनिधि रहती हैं की किसी की? जी, जी। जैसे आप ग्राम प्रधान हैं, तो आपको अपने लोगों के लिए आपकी जो प्रायोरिटीज़ हैं या जो आपकी प्राथमिकताएँ हैं, वो क्या होती हैं और किस तरह की भूमिका होती है? मुझे लगता है कि जनप्रतिनिधि को, जैसे एक जनप्रतिनिधि का कार्य होता है सभी लोगों को एकजुट रखना सबसे पहले तो। अगर हुँ, गाँव हुँ, वाले एकजुट नहीं हैं, और आपके जिस क्षेत्र के आप जनप्रतिनिधि हैं, अगर वो लोग एकजुट नहीं हैं, तो कोई भी विकास का कार्य नहीं हो पाएगा। क्योंकि वहीं के लोगों को काम करना है, तभी वहाँ के कुछ काम हो पाएँगे। और आप सभी जानते हैं कि जितने भी कार्य होते हैं, गाँव के लोग ही उसमें अपना भाग लेते हैं, और गाँव वाले योगदान देते ही जी, गाँव वाले ही अपना सारे लेबर का, मिस्त्री का जो भी काम होता है, गाँव वाले ही करते हैं, तभी वो काम आगे बढ़ता है। तो एक प्रधान का, एक जनप्रतिनिधि का सबसे महत्वपूर्ण कार्य यही है कि वो अपनी जनता को एकजुट करके रखे। हुँ, काफ़ी लोग आलोचनाएँ भी करते हैं, मगर उसको शांति से सुनने की हमारे अंदर सहनशक्ति होनी चाहिए, जनप्रतिनिधि के अंदर। और भविष्य को देखते हुए फैसले लेने चाहिए जनप्रतिनिधि को। ऐसा नहीं है कि
सब लोगों की बिल्कुल सुननी चाहिए, मगर पॉज़िटिव वे में। अगर कोई अगर अपने विचार रख रहा है और अगर वो भविष्य के लिए अच्छा नहीं है वो चीज़ जो वो अपनी बात रख रहे हैं, तो उनको समझाना चाहिए, अपने तर्क देने चाहिए और चीज़ों को भविष्य को देखते हुए किसी चीज़ का फ़ैसला लेना चाहिए। अगर जैसे मैं एक इसमें एग्ज़ाम्पल देना चाहूँगी, अगर जैसे हम कहीं सड़क कटवा रहे हैं, अब गाँव वाले चाहते हैं कि उनको किसी और रास्ते से वो सड़क चाहिए, मगर हुँ, उस भूमि का वो भविष्य में खतरा ना बने, वहाँ ज़्यादा बड़े लैंडस्लाइड ना हो, तो उस चीज़ को देखते हुए हमें अगर सड़क भी लानी है तो उस उन सब चीज़ों को देखते हुए लानी पड़ती है। ना कि काफ़ी लोग बोलेंगे कि नहीं वहाँ नहीं, हमको वहाँ चाहिए, मगर हमको उसकी भौगोलिक दृष्टि से भी उसको देखना पड़ता है कि कहाँ से वो चीज़ सूटेबल रहेगी और हमें भविष्य में कोई नुकसान भी नहीं होगा और वो काफ़ी अच्छे टाइम तक चल भी पाएगी। तो भविष्य को देखते हुए जनप्रतिनिधि को फैसले लेने चाहिए। बाकी उसकी जो भूमिका होती है लोगों के लिए अपनी क्योंकि अगर उन्होंने आपको वोट दिया है तो मतलब मोस्टली लोग आपके साथ हैं, तभी आप हुँ, जीते हो। अगर मेजॉरिटी ऑफ पीपल आपके साथ है तभी आप जीते हो। तो आधे से ज़्यादा लोग आपसे सहमत ही हैं पहले से ही। जो आपके विपक्ष में भी हैं, उनसे भी उनको भी कन्विंस करना चाहिए। ऐसा नहीं कि जो विपक्ष वाले हैं उनको छोड़ ही दिया और अपना अलग आप लगे हो जो भी चीज़ें करने पे। तो ऐसा है कि सभी को साथ लेकर चलना होता है और मैं ये मानती हूँ कि विकास सिर्फ़ प्रधान से, वार्ड सदस्यों से या फिर जनप्रतिनिधि से नहीं होता है। जब जनता है, तभी जनप्रतिनिधि है। उन्होंने अगर मुझे चुना है, तभी मैं कुछ बनी हूँ और तभी मैं आज आपके सामने लाइव में बैठी हुई हूँ और अपनी बातें रख रही हूँ। और वरना मैं आम इंसान होती तो कोई भी मुझे इनवाइट नहीं करता और ना ही मैं अपनी बात रख पाती। तो अगर उन्होंने चुना है तो वो लोग आपका साथ देने को भी तैयार होंगे और उनको साथ लेके चलना अगले 5 साल तक या जब तक आप हो, तब तक उनको साथ लेके चलना ही उनका सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है। साथ ही अगर आपको चुना है तो इसका मतलब ये नहीं है कि अब आप उनको एकदम उनके हाल पे छोड़ दें। काफ़ी लोग ऐसे होते हैं कि प्रधान बन गए और उसके बाद शहर चले गए और वहीं रह रहे हैं, फिर वो घर ही नहीं आते। काफ़ी मैंने ऐसे लोग देखे हैं पहले भी। तो अगर किसी को चुना है तो उनकी ज़िम्मेदारी बनती है कि उस जगह का और वहाँ के विकास का और वहाँ के बच्चों के भविष्य के लिए कुछ करें। हुँ। जी, तो आपने बहुत अच्छी बातें बताई कि एक जनप्रतिनिधि को एकजुटता पर ज़्यादा कार्य करना चाहिए, सहिष्णु होना चाहिए, निर्णय में त्वरित होना चाहिए और सही निर्णय लेना चाहिए। हो सकता है जो दिख रहा हो सामने वो सच ना हो या वो बाद में भविष्य में उनके लिए अच्छा ना हो। तो इस पर भी जो जी, जभी भी कोई निर्णय लें तो बहुत समझ-बूझ के करना है और विपक्ष को भी अपने साथ में रखना है, उनसे भी साथ बातें में सुननी रखना है, चाहिए। उनसे भी बिल्कुल, उनसे भी बातचीत करके उनके भी मत को जानना है। जी, तो बिल्कुल। ये बहुत अच्छी बात आपकी लगी। एक चीज़ मैं और जानना चाहूँगी, जैसे आपने काम किया है सीएक्यूएम में, जो कि वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग है, तो क्या आपको ऐसा लगता है कि जो हमारे यहाँ, हमारे उत्तराखंड में, गढ़वाल में या कुमाऊँ रीजन में जो आबो-हवा है, क्या ये स्वच्छ है? जैसा कि मेरी जानकारी में है कि मुनस्यारी, कौसानी और बिनसर को कहा जाता है कि ज़ीरो पॉल्यूटेड प्लेस हैं ये हमारे हुँ, उत्तराखंड में। तो हुँ। इसके बारे में आपकी क्या राय है और इस हवा इन सब की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए क्या करा जाता है आपके जैसे दिल्ली वगैरह में तो ज़्यादा पॉल्यूटेड हवा जी, है, इसके बारे जी। में जानना चाहूँगी? जी कंपैरेटिवली तो मैम ज़मीन-आसमान का फ़र्क है वहाँ के और यहाँ के एक्यूआई में। मगर जी। फिर भी अगर हमारे यहाँ अगर हम लोग इसको और इसकी गुणवत्ता बढ़ाना चाहेंगे तो दिल्ली में तो हमारे प्लांटेशन पर काफ़ी ज़ोर देते हैं और वहाँ काफ़ी सभी मतलब वो एनसीआर एरियाज़ के लिए है। तो जब हुँ, वहाँ ज़्यादा पॉल्यूशन होता है तो फैक्ट्रीज़ को कुछ दिन के लिए बंद करवा देते हैं और BS6 कुछ दिन के लिए बैन हो जाता है। मगर उत्तराखंड में और हमारे इन एरियाज़ में तो काफ़ी एक्यूआई काफ़ी बेहतर वहाँ से तो बहुत ही ज़्यादा बेहतर हुँ, है। बहुत अच्छा है। मगर फिर हुँ, भी हाँ, चीड़ के पेड़ों के कारण जो जो उसके पत्ते जो गिरते हैं उससे आग लग जाती है जंगलों में, जिस कारण यहाँ भी काफ़ी पॉल्यूशन हो जाता है थोड़े टाइम के लिए हुँ, और काफ़ी मतलब हमारे विज़िबिलिटी काफ़ी लो हो जाती कम है हो उस टाइम पे जाती है। हम जैसे जी।
तो हुँ, अ, अगर पहाड़ों में ख़ासकर टूरिस्ट लोगों को मैं इस लाइव के थ्रू एक संदेश देना चाहूँगी कि आप लोग पहाड़ों में आते हैं तो कूड़ा-करकट कृपया इधर-उधर ना फेंकें, क्योंकि अगर आप दिल्ली में फेंकोगे तो वहाँ एनडीएमसी है, एमसीडी है, वो साफ-सफाई कर लेंगे। आप रात को फेंकोगे वो सुबह साफ हो जाएगा, मगर पहाड़ों में कोई एमसीडी नहीं है, तो यहाँ कोई नहीं है सफाई करने के लिए। तो अगर आप कहीं पे अगर कुछ अपने लिए कुछ बना भी रहे हैं या आप कहीं पे अगर कहीं घूमने भी गए हैं, तो कृपया उस कूड़े को अच्छे से कहीं पर उसका या तो उसको घर लेके जाइए या उसको ऐसी जगह पर डिस्पोज़ कीजिए जो कि मतलब भविष्य के लिए उसको जो मतलब हमारे उत्तराखंड में अगर उसकी सुंदरता को खराब मत कीजिए, मतलब पहाड़ों की, क्योंकि यहाँ सफाई करने वाला जी, कोई नहीं है। और हम चाहते हैं कि आप टूरिस्ट का बहुत-बहुत स्वागत है हमारे उत्तराखंड में, पूरे क्षेत्र में, और हम दिल से हमेशा से स्वागत करते हैं सभी लोगों का, बाहर के लोगों का। मगर हुँ, उसको अपना साफ-सफाई कृपया हमारे पहाड़ों की बनाए रखिए, और क्योंकि यहाँ कोई नहीं है साफ करने वाला, और आप लोग अगर आते हैं और गंदगी अगर आप लोग करते हैं तो कृपया उसको साफ भी आप ही लोगों की ज़िम्मेदारी है, क्योंकि ये पहाड़ सिर्फ़ हमारे नहीं हैं, जो टूरिस्ट आ रहे हैं उनके भी ये पहाड़ हैं, और पूरे भारत के ये पहाड़ हैं, और सभी के ये पहाड़ हैं, क्योंकि पहाड़ों में जो सुकून मिलता है आप सभी जानते हैं कि शहरों में वो चीज़ नहीं है। अगर आप यहाँ सुकून ढूँढने आ रहे हैं और यहाँ आप गंदा करके जा रहे हैं, तो जो अगला व्यक्ति सुकून ढूँढने आएगा उसको तो कूड़ा ही दिख रहा है। तो ऐसा है कि थोड़ा साफ-सफाई बनाए रखिए। और जी, हाँ, पॉल्यूशन उत्तराखंड में मैं चाहती हूँ कि काफ़ी हमारे, क्योंकि प्लांटेशन हमारे पौधे तो काफ़ी पेड़ हमारे काफ़ी हैं उत्तराखंड में, मगर सड़क जब बनती है, कंस्ट्रक्शन जब होता है तो काफ़ी पेड़ काटे जाते हैं। तो अगर पीडब्ल्यूडी, एनएचएआई और अगर पीएमजीएसवाई अगर इनकी सड़कें कट रही हैं, तो जंगलों से अगर कटते हुए आ रही है, तो कृपया पहले तो अगर 100 पेड़ कट रहे हैं, तो आप 200 लगवाइए। हुँ, परंतु जिस गाँव में पेड़ अभी मैंने सोचा हुआ है हमारे गाँव में भी 800 मीटर और सड़क कटनी है, जो कि खेतों से होते हुए आएगी। तो मैंने सोचा हुआ है कि सड़क के दोनों साइड हम बाँज और बुरांस के पेड़ लगाएँगे। तो मैं चाहती हूँ कि जो भी हमारी ये बड़ी-बड़ी, जैसे एनएचएआई हो गया, पीडब्ल्यूडी हो गया, इस तरह की जो बड़ी भारत की जो बड़ी संस्थाएँ हैं, वो अगर इस पर अगर पेड़ काट रहे हैं, तो कृपया लगाएँ भी। और जिन गाँव में जी, सड़क जा रही है, कृपया आप लोग भी पेड़ लगाएँ, क्योंकि दिल्ली के पॉल्यूशन का यहाँ से ही उनको यहाँ से भी हवा जाती मिलती है, है। और दिल्ली जी। तो हम लोग पहाड़ों में अगर पेड़ कट रहे हैं, तो हम लोगों को पहाड़ों में पेड़ भी लगाने हैं, क्योंकि अगर पेड़ कटते जाएँगे और हम लगाएँगे नहीं, तो इसको भी दिल्ली बनने में ज़्यादा वक़्त नहीं लगेगा। जी। बहुत सही कहा आपने कि हमें अपनी आबोहवा को शुद्ध रखने के लिए काफ़ी कार्य करने चाहिए। उनमें से एक टूरिस्ट के लिए भी ज़िम्मेदारी है कि अगर वो यहाँ पर आते हैं, तो यहाँ पर साफ-सफाई रखें और अगर कूड़ा वग़ैरह कुछ होता है तो उसको या तो अपने साथ ही बैग में कैरी बैग में रखें या फिर एक ऐसी जगह पे डिस्पोज़ करें जहाँ पर कि उनका अच्छे से निस्तारण हो जाए। नहीं तो मैंने भी देखा है कि उनमें जो पॉलीथीन वग़ैरह होते हैं, जानवर जो घूम रहे होते हैं या वहाँ पर रहने वाले वो जानवर होते हैं, वो उनको खाते या निगल लेते हैं, तो वो उनके आँतों के लिए काफ़ी हानिकारक होते हैं। तो इन सब जी, चीज़ों को सोचते हुए सभी टूरिस्ट जो भी हमारे देख रहे हैं प्रोग्राम, उन सबसे यही अनुरोध रहेगा कि आप इस विषय पर ज़रूर ध्यान दें और ऐसा गंदगी ना करें। साथ ही आपका ये भी विचार बहुत अच्छा लगा कि जो भी जिस भी गाँव से क्योंकि सड़क जो है एक आम मुद्दा है, सभी को चाहिए आने-जाने के लिए संसाधन में सड़क सबसे मेन प्रमुख माँग होती है लोगों की। लेकिन अगर हम जी, सड़क बना रहे हैं तो जो हमने पेड़ों को काटा है, जितने काटे हैं उसके दुगने हमें लगाने चाहिए जिससे कि जी, जो हम पर्यावरण के लिए जितना भी काट करके उसका नुकसान कर रहे हैं, उसकी भरपाई हो पाए। तो ये जी, भी बिल्कुल। बहुत अच्छी बात आपने बताई और कही है, जो भी आपके विचार हैं और आप ऐसा कर भी रही हैं। आप अपने गाँव में जो बता रही हैं कि सड़क जाएगी, तो आपने सोचा है कि आप सड़क के दोनों ओर पेड़ को लगाएँगे, तो ये बहुत अच्छी जी, बात है। जी मैम। दूसरा मैंने आपके बारे में ये भी सुना है कि आपने नशाबंदी पर भी काफ़ी कार्य किया है, शराबबंदी के बारे में अपने क्षेत्र में, तो मैं उसके बारे में भी कुछ जानना चाहूँगी, अपने हाँ, दर्शकों हाँ। के लिए।
जी, जी, मैम। हमारे ग्राम सभा में इस तरह से है कि आप जानते होंगे कि काफ़ी रूरल एरियाज़ में अवैध रूप से शराब बेचने और खरीदने की काफ़ी ज़्यादा ये चलन है। और जी। जब मैं गाँव में आई तो महिलाओं का काफ़ी इसके ऊपर महिलाएँ चाहती थी कि जो अवैध रूप से शराब बेच रहे हैं गाँव में, उस चीज़ पर रोक लगाई जाए। क्योंकि अगर गाँव में वो चीज़ अवेलेबल है जो कि इल्लीगल है ऑलरेडी, अगर वो चीज़ अवेलेबल है गाँव में तो लोग फिर उसको ज़्यादा उसका सेवन कर रहे हैं और जिस कारण परिवारों में विवाद होता है, कलेश होते हैं। और हम अगर दिन भर गाँव वाले अगर ₹250 की दिहाड़ी कर रहे हैं तो उसमें वो शाम को उससे ज़्यादा रुपए की वो शराब पी रहे हैं। तो मैं चाहती थी कि अगर गाँव में मिलेगी नहीं तो लोग ज़्यादा उसको पिएँगे भी नहीं और परिवारों में कलेश नहीं होंगे और बच्चों के भविष्य को देखते हुए मैंने इस चीज़ का फ़ैसला लिया था। और थैंकफुली गाँव वालों ने इसको सपोर्ट किया और हमने इसके ऊपर प्रस्ताव निकाला कि अवैध रूप से शराब बेचने और खरीदने पर रोक लगाई गई। और जो इसको बेचेगा उस पे 20,000 का जुर्माना है, जो खरीदेगा उस पे 10,000 का जुर्माना है। और पहले मैंने तो अपनी आँखों से नहीं देखा पर पहले भी लोग कहते थे कि पहले काफ़ी लोगों ने ऐसे गाँव में अपने अवैध रूप से वो शराब बेच रहे थे और खरीद रहे थे। परंतु हमने जैसे 5 सितंबर को हमने इसके ऊपर अ, प्रस्ताव जब हमने इसके ऊपर निकाला, तो हुँ, मैंने हुँ। पहले सूचना दे दी थी 1 महीने पहले कि हम इसके ऊपर ऐसे-ऐसे प्रस्ताव निकालने वाले हैं। तो पहले ही गाँव वालों ने उसके सपोर्ट में पहले ही सबने अवैध रूप से बेचना उसको बंद कर दिया था, विदिन 10 डेज़। और हमने 30 दिन की मोहलत दी थी और 30 दिन बाद हमने जब प्रस्ताव निकाला तो सबने उसका स्वागत किया और वो चीज़ सक्सेसफुल भी हो गई। और मैं वीडियोज़ भी देख रही थी क्योंकि फ़ेसबुक पेजेज़ ने उस चीज़ को अपना व्यूज़ बढ़ाने के लिए उस चीज़ को थोड़ा ज़्यादा ही एक्ज़ैजरेट कर दिया कि पीने पे हमने रोक लगाई है कि अब कोई पी भी नहीं सकता और इस तरह का ऐसा कुछ प्रस्ताव नहीं था। प्रस्ताव सिर्फ़ अवैध रूप से बेचने और खरीदने पर था और मैं चाहती हूँ कि सभी गाँव के लोग, क्योंकि जब से गाँव में मिल नहीं रहा है तो काफ़ी कंट्रोल हो गया है चीज़ों पर। और काफ़ी मैं देख रही हूँ कि तब से किसी ने पीकर कोई विवाद नहीं खड़ा हुआ और सब लोग अपने एक तरीके से प्यार प्रेम से रह रहे हैं, क्योंकि जब हम अत्यधिक उसका सेवन करते हैं तभी हमारे थोड़े हम मानसिक रूप से डिस्टर्ब होते हैं और तभी हम सारी चीज़ों को खराब करते हैं। तो मैं और लोगों को भी संदेश देना चाहूँगी कि जितने भी गाँव में जो अवैध रूप से शराब बेच रहे, खरीद रहे हैं जो कि ऑलरेडी इल्लीगल है, उसके ऊपर आप लोग रोक लगाइए। और गवर्नमेंट के जो ठेके हैं, कुछ वो एक सीमित चीज़ों को और सीमित क्षेत्र को देख के बनाए हुए हैं जो हैं ऑलरेडी। और इस तरह से अगर गाँव में हर एक गाँव में हर एक दूसरे एक घर को छोड़ के दूसरे घर में अगर शराब अवेलेबल होगी तो लोग उसका अत्यधिक सेवन करेंगे और चीज़ें फिर खराब होंगी और बच्चों का भविष्य खराब हो रहा है खासकर। तो हुँ, मैं हुँ। और प्रधान से भी रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि आप लोग भी कृपया इसके ऊपर प्रस्ताव निकालें। कम से कम गाँव में बिकेगी नहीं तो लोग ज़्यादा पिएँगे भी नहीं और हुँ, हुँ। महिलाएँ और बिल्कुल, बच्चे परेशान भी नहीं होंगे। जी। बिल्कुल। तो मेरा एक मतलब मन में जिज्ञासा ये भी आ रही है कि जैसे आपने कहा कि जो खरीदेगा उसके लिए 10,000 का और जो बेचेगा उसके लिए 20,000 का जुर्माना लगाए। तो क्या आपने कुछ जुर्माना वसूला भी? नहीं मैम, क्योंकि मैंने आपको बताया कि जब हमने इसके ऊपर सूचना निकाली थी उससे पहले ही उसके विदिन 10 डेज़ सबने इसको अपने-अपने मतलब जो भी बेच रहे थे उन्होंने बेचना बंद कर दिया था। तो अभी तक तो अभी ऐसा कोई आया नहीं है कि जो मतलब बेच रहा हो और हमारी नज़र में तो अभी तक फ़िलहाल कोई नहीं आया है, 2 महीने हो गए हैं। और हमने ये भी कहा है कि जो बताएगा कि हम वो शराब बेच रहे हैं उसके इनाम भी मिलेगा उसको और अच्छा, उसकी पहचान गुप्त रखी जाएगी। तो अच्छा। फिलहाल अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ है। और हमने 1-2 लोगों को बाहर के हमारे कुछ रिश्तेदार आए थे, हमने उनको भेजा भी था गाँव में कि आप एक बार ढूँढ के लाओ अगर कोई मिलता है, मगर सबका यही था कि नहीं अब आपकी 1 बोतल के चक्कर में 20,000 का जुर्माना तो नहीं भर सकते। तो फिलहाल तो कोई नहीं मिला ऐसा। चलिए, बहुत अच्छी बात है और बहुत अच्छा लगा कि युवा होते हुए अपने परिवार के क्लेश को, बच्चों के भविष्य को और साथ ही साथ मानसिक, आर्थिक और सामाजिक
जिसको बुराई हम कह सकते हैं, जो कि जी, एक न किसी आदमी की आर्थिक जेब पर तो भारी होती है, साथ ही साथ उसको जी, मानसिक रूप से और स्वास्थ्य भी जो रहता है उसका नुकसान में जाता है। जी, तो पैसा जी, दे कर के नुकसान खरीदना ही एक तरह से ये होता है, क्योंकि ना तो जी, घर में सही सुख शांति रहती है, ना जो है आपका शरीर ही सही रहता है। वो केवल थोड़े समय के लिए आपको सुख दे सकता है, लेकिन वो अच्छा नहीं होता। तो इस पर जो आपने काम किया इन सब बातों को सोचते हुए, तो ये बहुत ही काबिल-ए-तारीफ़ है, बहुत अच्छा काम आपका ये है, जी, और हम भी यही सोचते हैं कि जो और दर्शक इसे देख रहे हों या ग्राम प्रधान भी इसे देख रहे हों, वो भी अपने अ, क्षेत्र में इसको लागू करें। जी, अब मैं आपसे एक बात और पूछना चाहूँगी कि जो जैसे हमारा माल्टा का महीना चल रहा है, या हमारे किसान जो हैं, हम किसानों को एक तरह से एक मौका दे रहे हैं कि वो उनका जो अ, प्रोडक्ट है, जो फल है, इसको व्यापक रूप मिले, उसे एक अच्छी बाज़ार मिले, उससे एक अच्छा पैसा मिले। जैसे कि और विदेशी फलों को हम लोग जो है स्वीकारते हैं, उन्हें खरीदने जाते हैं और महँगे से महँगा भी खरीद लेते हैं। तो क्या आप लोगों ने भी अपनी तरफ से कुछ ऐसी पहल करी है कि जिसमें कि किसी फल को, फसल को अच्छा जो है वो बाज़ार मिले या आर्थिकी उससे सुधरे किसानों की, क्या कोई ऐसा कदम भी आपने उठाया है? अ, नहीं, फ़िलहाल तो ऐसा कोई कदम नहीं उठाया है, परंतु मैं चाहूँगी कि भविष्य में हम माल्टे को ज़्यादा प्रमोट करें। आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं कि उत्तराखंड का ये एक बहुत ही अच्छा और फ़ायदेमंद फल है, और काफ़ी इसकी अच्छी फसल भी हमारे यहाँ होती है, और काफ़ी अच्छे अ, फल होते हैं ये। और जिस हिसाब से इस चीज़ के फ़ायदे हैं, उस हिसाब से इस चीज़ को इतना अ, मिला नहीं है, मतलब एक मार्केट में जो होती है एक वैल्यू नहीं मिली। और विदेशी ऐसे काफ़ी ऐसे फल हैं जिनको कुछ मुझे लगता है कि वो ओवर उनको ज़्यादा वैल्यू मिली है। और जी। माल्टे को एकदम ऐसे समझा हुआ है कि होलसेल में बिक रहा हो जैसे। तो हाँ, इस हाँ, चीज़ हाँ। को थोड़ा जी, जी। तो मैं चाहती हूँ कि हम लोग इसको प्रमोट करें, और माल्टे का भी काफ़ी माल्टे के ऊपर ही हम काम करना चाहेंगे भविष्य में भी। तो और फ़िलहाल कोदा और झंगोरे के ऊपर भी हम सही चाहेंगे, क्योंकि बात है। हमारे गाँव में काफ़ी अच्छी फ़सल होती है। तो मैं चाहती हूँ कि कोदे झंगोरे के ऊपर भी इसको भी हम प्रमोट करें। और यहाँ से लोग ₹40 के किलो उसको खरीदते हैं, कोदा झंगोरा जो भी होता है। और बाहर फिर मैं ऑनलाइन जैसे मैं देख रही थी, तो वो ₹200 किलो बिक रहा है उसका हाँ, आटा। बिल्कुल, बिल्कुल। सही कह तो रही हैं आप। हमारे लोगों में जागरूकता नहीं है, जिस कारण उनके भोले-भालेपन का फ़ायदा उठाते हैं ऐसे लोग, और फिर वो यहाँ से जाके उसके डबल, ट्रिपल उसका प्रॉफ़िट उनको मिलता हुँ। है, और यहाँ वो लोगों को एकदम सस्ते में निपटा देते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि मतलब इसको प्रमोट करें, और किसान को उस चीज़ की वैल्यू मिले जितनी वो मेहनत कर रहे हैं। क्योंकि आप जानते हैं पहाड़ों में ट्रैक्टर तो होते नहीं है, अभी भी लोग बैलों से ही हल लगा रहे हैं, अभी भी लोग अपने कुदाल चला रहे हैं, हथियार चला रहे हैं। और ऐसे पहाड़ों में इस तरह की मशीनें भी अभी अवेलेबल नहीं है जो खेती को आसान करे। तो जितनी वो लोग मेहनत कर रहे हैं, कम से कम उनको उस हिसाब से उस चीज़ का फल भी मिलना चाहिए। और यहाँ के लोग काफ़ी मतलब इतने जागरूक नहीं हैं, और उनकी इसी चीज़ का बाहर के लोग फ़ायदा उठाते हैं। तो मैं चाहूँगी कि इसको प्रमोट करूँ और उनको सही दाम मिले। ठीक है, तो जी, हम भी आपसे ये अनुरोध करेंगे कि आप धात के फंची और हरेला गाँव कार्यक्रम से जुड़ें, अपने किसानों को जोड़िए, और वो जी, हमारे इसमें जो है कोदा झंगोरा भी जो है खरीदते हैं बाहर के लोग, जो हुँ, उत्तराखंड से बाहर रह रहे हैं, वो भी मँगवाते हैं। तो हमारी रेट लिस्ट उसमें लगी हुई है, और मैं आपको भी शेयर करूँगी, और आप हुँ, नहीं तो हमारे उसमें जाकर के भी, साइट पे जाकर के, वेबसाइट पर भी देख सकते हैं, या हमारे पेज पर भी आप देख सकते हैं। तो कोदा और झिंगोरा जो कि स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा है, और जिन लोगों को डायबिटीज़ है उनके लिए तो कोदा बहुत ही बढ़िया है, और झंगोरा भी, क्योंकि इसमें जो रहता है किसी भी तरह का नुकसान वाली चीज़ें नहीं होती हैं, और हुँ, फाइब्रस भी होता है। जैसे कि हम लोग पहले व्रत के दिनों में झंगोरा खाते थे, झंगोरा का खीर बनती थी झंगोरे के। आजकल तो झंगोरा का पाउडर बना करके उसके डोसे वगैरह भी बनाते हैं, जो कि स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक है। तो आप जी, जुड़ें और अपने किसान भाइयों को भी बताएँ इसके बारे में, जिससे कि हम उनके सामान को एक अच्छा बाज़ार दे पाएँ और उन्हें लाभ हो। तो जी, बिरमा जी, बिल्कुल। आपसे बातचीत करके बहुत अच्छा लगा। क्या आप हमारे दर्शकों को कुछ और कहना चाहेंगी?
जी, बहुत-बहुत धन्यवाद मैम। और मैं यही कहना चाहूँगी, अगर युवा अगर इस वीडियो को देख रहे हैं, तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग, मैं जानती हूँ कि मैंने कुछ दिन पहले अभी इसके ऊपर वीडियो भी बनाई थी कि हमारे उत्तराखंड में पलायन हो रहा है, बहुत ज़्यादा हो रहा है। और काफ़ी इसके कारण हैं, मुख्य कारण हैं जैसे स्वास्थ्य चिकित्सा की सुविधाएँ ना होना और सुविधाओं का ना होना, और बेरोज़गारी इसका एक अहम कारण है। मगर हमारे लोग भी इसके बहुत बड़े ज़िम्मेदार हैं, क्योंकि बाहर के लोग आकर यहाँ अपने होम स्टे खोल रहे हैं। यहाँ के जो प्राकृतिक नज़ारे हैं उनका वो लोग लाभ उठाते हैं, यहाँ की हर चीज़ का वो लाभ उठाते हैं, क्योंकि वो जानते हैं, वो जागरूक हैं। और हम लोग यहाँ इस खूबसूरत सी जगह को छोड़कर बाहर जाते हैं और वहाँ 1-2 कमरों के घरों में रहते हैं और इतने पॉल्यूशन में रहते हैं। और वो लोग यहाँ आकर वो वेल्डिंग के काम कर रहे हैं, कुछ लोग फर्नीचर बना रहे हैं, कुछ लोग मिस्त्री के जी। काम कर रहे हैं। लोगों ने बड़ी-बड़ी बिल्डिंगें बना दी और बाहर के मिस्त्री यहाँ आते हैं। तो जितने भी युवा हैं, मैं उनसे यही कहना चाहूँगी कि आप लोग पहाड़ों में रहकर पहाड़ों की ज़मीन का अच्छे से इस्तेमाल कीजिए। यहाँ जो स्वरोज़गार यहाँ चल सकता है, उस पर काम कीजिए और कोशिश कीजिए पलायन ना करें। और टूरिस्ट से मैं कहना चाहूँगी कि आप लोग कृपया साफ-सफाई बनाए रखें। और सभी बुज़ुर्गों से मैं कहना चाहूँगी कि कृपया आने वाली पीढ़ी को सपोर्ट कीजिए और उनको मोटिवेट कीजिए कि वो बाहर ना जाएँ, क्योंकि काफ़ी इसके ज़िम्मेदार हमारे कहीं न कहीं हमारे पेरेंट्स भी हैं, जिन्होंने हमें हमेशा ये पढ़ाया है कि आपको बड़ा होके पढ़ाई करनी है, फिर आपको दिल्ली जैसे शहरों में किसी कॉर्पोरेट ऑफ़िस में जॉब करनी है, या तो आपको सरकारी नौकरी लगना ही पड़ेगा आपको सरकारी नौकरी। तो इस तरह की चीज़ें तो हमारे दिमाग में डाली गई हैं, और जो हमें बचपन से जो विज़न मिलता है, हम उसी में आगे बढ़ते हैं, और बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो बड़े होकर अपना एक अलग विज़न बनाते हैं और उस पर चलते हैं। मैं चाहूँगी कि अपने बच्चों को सपोर्ट कीजिए। अगर वो पलायन नहीं करना चाहते और घर पे रहकर अगर कुछ रोज़गार छोटा-मोटा कुछ रोज़गार करना चाहते हैं, तो कृपया उनको सपोर्ट कीजिए, क्योंकि डिमोटिवेट करने के लिए काफ़ी लोग हैं समाज में, और परिवार का सपोर्ट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो बुज़ुर्गों से मैं यही कहना चाहूँगी कि कृपया नई पीढ़ी को सपोर्ट कीजिए और रोकिए सबको बाहर जाने से, और घर के काम उनको सीखने दीजिए, और यहाँ उनका अगर बहुत अच्छा बिज़नेस चल सकता है अगर वो प्रयास करेंगे तो। जी, हुँ। और महिलाओं को मैं कहना चाहूँगी कि कृपया अपने अधिकारों के लिए आप लोग जागरूक होएँ, और अपने बच्चों को आप लोग अच्छे से शिक्षा दे सकते हैं, क्योंकि महिला ही होती है जो अपने घर से लेकर समाज को चलाती है। और महिला का मजबूत होना, महिला का जागरूक होना बहुत ज़्यादा आवश्यक है, क्योंकि वो अपने बच्चों का भविष्य निर्धारित करती हैं। और अगर आप अच्छे विचारों के साथ अपने अधिकारों को अगर आप जानेंगी और अच्छे विचारों के साथ अपने बच्चों का पालन-पोषण करेंगी, तो आपके बच्चे भविष्य में बहुत सक्सेसफुल होंगे। तो अपने अधिकारों के लिए जागरूक होएँ आप। बस यही कहना चाहूँगी। बहुत सुंदर विचार आपके हैं और अभी मैंने आपकी थोड़े दिनों पहले एक वीडियो देखी थी जिसमें आपने बहुत अच्छी बात कही थी कि अपने घर में बाहर नौकर होने से अच्छा अपने घर में मालिक होना है। तो जी, बिल्कुल। हमें जो है स्वरोज़गार पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। हमारे यहाँ बहुत सी ऐसे कौशल हैं जिनको हम बढ़ा सकते हैं और उनसे जी, अपना आर्थिक उपार्जन कर सकते हैं और अच्छा-सा जी, जीवन चला सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि हम चकाचौंध में भागें दिल्ली, बम्बई, बड़े-बड़े शहरों में जाएँ, हम अपनी जगह पर रह कर के छोटे-मोटे स्टार्टअप स्टार्ट करके भी बहुत सी चीज़ें जी, कर बिल्कुल। सकते हैं। और जिसमें कि मैं मेरे कहना चाहूँगी जी, जी, अगर आपको जी, अगर जॉब भी करनी है तो वर्क फ्रॉम होम भी आप कर सकते हैं। कॉर्पोरेट आपको जब से लॉकडाउन लगा है उसके बाद तो काफ़ी ऑप्शंस देती हैं कि आप वर्क फ्रॉम होम कर सकते हैं। और अभी लगभग सभी गाँव में नेटवर्क आते हैं, 4G तो लगभग सभी जगह आता है। और हमारे यहाँ नहीं आ रहा है, और उसके ऊपर भी मैं काफ़ी प्रयास कर रही हूँ कि आ जाए, और बहुत जल्दी वो चालू भी हो जाएगा टावर। तो इस बात की मुझे काफ़ी खुशी है कि मैं मतलब इस चीज़ में अगर सफल हो गई अपने गाँव में 4G लाने में। मगर आप लोग अगर जॉब ही करना चाहते हैं अपना, अगर किसी को नहीं शौक होता है फार्मिंग का, नहीं शौक होता है खुद के बिज़नेस का, तो आप लोग वर्क फ्रॉम होम भी कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है शहर में धक्के ही खाने हैं डेली मेट्रो में और सरकारी बसों में। आप लोग अपने घर से बैठकर काम करिए, और यहाँ काफ़ी बचा भी सकते हैं अपना पैसा भी, क्योंकि हम बिल्कुल। बाहर रहते हैं।
और मैं जब शहर में रहती थी तो मैं अपना ही बता रही हूँ कि मंथ एंड में मेरा ही और मेरे जितने भी दोस्त थे, किसी के भी मंथ एंड तक कुछ नहीं बचता है और फिर सैलरी का ही वेट करते हैं हम लोग। और आप लोग अगर घर में रहेंगे तो आपको किराया नहीं देना पड़ेगा। आप वर्क फ्रॉम होम में अगर आपको कम भी अगर सैलरी मिलती है, तो आपको ना किराया देना पड़ेगा, ना आपको बिजली का बिल भी बहुत कम आता है। आपको पानी का बिल तो बिल्कुल नहीं देना पड़ेगा, अगर आप गाँव में रहते हैं और ग्राम सभा का अगर पानी है, तो आपको वो भी नहीं देना पड़ेगा। गाँव में काफ़ी सब्जियाँ, काफ़ी फसलें और हमारे यहाँ के लोग तो इतने मिलनसार होते हैं कि वो एक-दूसरे को देते रहते हैं चीज़ें। सब्ज़ी किसी के ज़्यादा हो रही है, तो उसने सब्ज़ी दे दी, किसी ने कुछ अनाज दे दिया, कुछ दे दिया, किसी का मतलब ऐसे चलता रहता है गाँव में। फल-फ्रूट किसी के ज़्यादा हो रहे तो वो एक रिवाज है कि बाँटना ही है सबको वो चीज़ें। सबको। तो जी। हाँ, तो खर्चे आपके बहुत कम हो जाएँगे और आप बचा भी पाएँगे। तो अगर आपके पास ऑप्शन है कि अगर व वर्क फ्रॉम होम आप कर सकते हैं तो आप बिल्कुल कीजिए। मगर पहाड़ों में लौट कर आइए क्योंकि अगर आप लोग इसको छोड़ेंगे तो कोई और इसको सँभालेगा और किसी ऐसे हाथ में जाएगा जो इस धरती से एक इमोशनल कनेक्शन नहीं अपना फ़ील करता हो और एक अपना उसको बिज़नेस का पर्पस बना लेगा इस भूमि को और हम लोगों का इमोशन जुड़ा हुआ है इससे और हम लोग इसको इन्हीं इमोशंस के साथ हमको आगे बढ़ाना चाहिए, अपनी संस्कृति से जुड़ना चाहिए। जी, बहुत सुंदर, आपकी बहुत संवेदनशील अपील है और मेरा मानना है कि हमारे जो भी दर्शक इसे देख रहे होंगे, जो युवा साथी इसे देख रहे होंगे या जो भी बाहर होंगे, तो वो एक बार कोशिश करेंगे कि अपने घर वापस आएँ, अपने गाँव में अपना स्वरोज़गार करें या बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जिनको कि हम कर सकते हैं और अपने पैसे को, अपने क्षेत्र को आगे बढ़ा सकते हैं, अपने पैसे को बचा सकते हैं और एक अच्छा जीवन बिता सकते हैं। तो जी बहुत बिल्कुल। अच्छा लगा बिरमा जी आपसे बात करके, आपके विचार इतने बढ़िया हैं और आप अपने लोगों के लिए बहुत अच्छा कर रही हैं। मेरी आपको शुभकामनाएँ हैं और मैं सोचती हूँ कि आपके जितने भी वर्ष हैं, 5 साल हैं, आप उसमें बहुत अच्छा काम करें और आगे आने वाले ग्राम प्रधानों के लिए एक मिसाल छोड़ के जाएँ। तो जी, बहुत-बहुत बिल्कुल। धन्यवाद आपको। अब मैं अपने देखने वाले दर्शकों से ये कहना चाहूँगी कि आपके क्षेत्र में भी अगर कोई भी पहाड़ी उत्पाद होता है, तो आप धात संस्था से जुड़ कर के उसको एक बाज़ार प्रदान कर सकते हैं। हमारे वीडियो के नीचे बहुत से नंबर दिए गए हैं। आप उन नंबर पर संपर्क करके अपने प्रोडक्ट को, अपने उत्पाद को, पहाड़ी उत्पाद को बाज़ार में ला सकते हैं। तो इसके साथ आपसे विदा लेते हैं, फिर नए नेक्स्ट लाइव धात संवाद में आपसे फिर मुलाकात होगी। जी, ओके, थैंक यू। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। जी, नमस्कार, नमस्कार। नमस्ते।